हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज के वीडियो का टॉपिक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होम लोन स्कीम। तो दोस्तों, सभी जो बैंक्स हैं उनके होम लोन स्कीम्स का क्राइटेरिया थोड़ा बहुत अलग रहता है। कईयों में इंटरेस्ट रेट अलग है, कुछ में मैक्सिमम अमाउंट या कुछ में टर्म्स एंड कंडीशंस, तो डिफरेंस रहता है सभी स्कीम में। इसलिए हम सभी स्कीम्स पे अलग अलग वीडियोस बनाते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स इनमें से बेस्ट स्कीम चूज़ कर पाएँ और अपना टाइम और मनी सेव कर पाएँ। और दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको किसी भी और बैंकिंग प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज चाहिए, किसी बैंकिंग स्कीम के बारे में नॉलेज चाहिए, कोई भी लोन स्कीम के बारे में नॉलेज चाहिए, तो हमारा दूसरा चैनल आप विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है हिंदी बैंकिंग। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आइए जानते हैं यूनियन बैंक ऑफ होम लोन स्कीम के बारे में। होम लोन स्कीम पर्पस, तो यूनियन बैंक से अगर आप होम लोन लेना चाहते हो तो आप अपनी किसी भी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। चाहे आप नया घर परचेज करना चाहते हैं, किसी का ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हाउस खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, अपने घर की कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, रिपेयर या रेनोवेशन करना चाहते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन घर को कंप्लीट करना चाहते हैं, या घर की कंस्ट्रक्शन के साथ साथ अगर आप सोलर पैनल भी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको लोन मिल जाएगा। तो आपकी कोई भी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट हो, आप इस लोन स्कीम से पूरा कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी इंडियन सिटीजन या एनआरआई हो वो भी इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 ईयर्स और मैक्सिमम एग्जिट एज, जब आपका लोन मैच्योरिटी होगा, मैक्सिमम एज शुड बी 75 ईयर्स। तो 75 ईयर्स के बाद इस लोन को आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, चाहे आपका कोई भी प्रोफेशन रहेगा। तो आप सिंगली या जॉइंटली किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एनआरआईज हो चाहे इंडियन सिटीजन हो, फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए विद वैलिड इनकम प्रूफ, तभी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। चाहे आप सैलरीड हैं, नॉन सैलरीड हैं, आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है, कोई भी सोर्स आपका इनकम का हो सकता है, बट आपके पास वैलिड इनकम प्रूफ होना चाहिए, तभी आप इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। बात करते हैं क्वांटम ऑफ लोन की, कितना मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो इसमें कोई भी सीलिंग नहीं रखी गई है, ये डिपेंड करेगा आपकी रिपेइंग कैपेसिटी पे और आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट पे। दोनों को देखने के बाद, असेस करने के बाद देखा जाएगा कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं, उतना ही आपको मैक्सिमम लोन दिया जाएगा। और रिपेयर या रेनोवेशन की बात करें तो उस केस में मैक्सिमम 30 लाख रुपीस लोन रखा गया है। तो रिपेयर रेनोवेशन के लिए 30 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं या आपने कोई फ्लैट खरीदना है तो असेसमेंट की जाएगी आपकी इनकम से, आपकी वैल्यूएशन की। जो भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, सबसे पहले तो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट देखी जाएगी। प्रोजेक्ट कॉस्ट से पता चल जाएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो जितनी भी आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी उसके हिसाब से फिर देखा जाएगा, मार्जिन माइनस करने के बाद आप कितने लोन पे ईएमआई भर सकते हैं, क्योंकि ईएमआई जो है आपकी पूरी इनकम पे नहीं ली जाती। बैंकों के टेक होम पे नॉर्म्स होते हैं, यूजुअली आपकी 40 से 50% जो सैलरी होती है या इनकम होती है वो घर पे सेफली जानी चाहिए। बाकी के 50 to 60% जो पार्ट बचता है उसी से आपकी ईएमआई ली जा सकती है। पूरी सैलरी आप ईएमआई में नहीं कटवा सकते, क्योंकि ये आरबीआई का रूल है कि आपकी 40 to 50% सैलरी जो है, इनकम जो है वो टेक होम पे होगी, आपके घर पे सेफली जाएगी। उस अमाउंट से किसी भी ईएमआई को आप नहीं भर सकते हैं या कोई और ऑब्लिगेशन आप पूरी नहीं कर सकते हैं। तो बैंकों को ये देखना पड़ता है कि आपकी फ्री इनकम कितनी बचती है सारी ईएमआई के डिडक्शंस के बाद, टेक होम पे के बाद, उसी में से आपकी ईएमआई ली जाती है। और मार्जिन नॉर्म्स को भी फॉलो करना पड़ता है। अप टू 30 लाख तक 10% मार्जिन है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 30 लाख की ही प्रोजेक्ट कॉस्ट है जो आप घर ले रहे हैं या बना रहे हैं, 30 लाख तक का अगर आपका खर्चा है, उसमें से 10% माइनस करने के बाद 27 लाख तक आपको मिल सकता है। वो 27 लाख बैंक देखेगा कि आप उसकी ईएमआई भर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ईएमआई कैलकुलेटर में आप कहीं भी जाएंगे तो आप देखेंगे उसमें इंटरेस्ट रेट, अमाउंट और टेनर डालेंगे तो आपकी ईएमआई आ जाएगी। तो वो ईएमआई जो है वो बैंक देखेगा कि आपके जो 50 to 60% पार्ट है इनकम का, उससे इस लोन की ईएमआई और बाकी अगर आपका कोई ऑलरेडी लोन चल रहा है उन सब की ईएमआईज निकलनी चाहिए, क्योंकि बाकी का जो पार्ट रहेगा वो आपका टेक होम पार्ट रहेगा, उसमें से कोई भी ईएमआई आप डिडक्ट नहीं करवा पाएंगे। और आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो अबव 30 लाख रहेगी,
तो उस केस में 20% मार्जिन है। तो अबाउ 30 लाख आप 1 CR लेके चलिए तो आपको 20 लाख रुपीस खुद से कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, बाकी के 80 लाख रुपीस आपको बैंक से एज लोन मिल जाएंगे। और रिपेयर या रेनोवेशन के केस में जो मार्जिन है वो भी 20% रखा गया है। जैसे कि मैक्सिमम रखा गया है 30 लाख रिपेयर या रेनोवेशन के केस में, तो उसमें से अगर 20% आप माइनस कर लेंगे तो 24 लाख तक का आपको लोन मिलेगा, बाकी का 6 लाख आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है और आपकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है, उसी के हिसाब से आपको मैक्सिमम लोन जो है वो दिया जाता है। और अलग अलग बैंकों का अलग अलग, जैसे कि मैंने बोला था, क्राइटेरिया रहता है। जैसे हम लास्ट वीडियो बनाए थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे, उसमें रिपेयर या रेनोवेशन के केस में जो फिक्स किया गया था दैट इज 30 लाख रुपीस, बट इस दैट इज ओनली 10 लाख रुपीस, बट यूनियन बैंक में आपको 30 लाख तक मिल रहा है रिपेयर या रेनोवेशन के लिए। रीपेमेंट पीरियड, तो मैक्सिमम टेनर जो है वो 30 ईयर्स का है। वो मोस्टली बैंकों में अगर आप देखेंगे तो 30 साल तक का आपको टाइम दिया जाता है। 30 साल से ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। जब 30 इयर्स ओवर होंगे आपके, तो आपको ये लोन पूरा का पूरा पे ऑफ करना पड़ेगा। तो उसी के हिसाब से आपकी EMI बनती है कि 30 साल के अंदर अंदर आपका सारा लोन खत्म हो जाए। रिपेयर या रेनोवेशन के केस में आपको 15 इयर्स तक का टाइम दिया जाएगा, बट ये टाइम जो बताए गए हैं मैक्सिमम टाइम है, ये हर कोई इतना टाइम नहीं अवेल कर सकता। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी एज में लोन ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 40 इयर्स में ले रहे हैं तो 30 इयर्स का आगे आपको टाइम मिलेगा, पूरा आप 70 तक पूरा लोन चुका देंगे। बट अगर आप यही लोन अगर आप 60 में लेंगे तो आपको 75 तक खाली 15 साल का टाइम मिलेगा, पूरा 30 साल का नहीं मिलेगा। तो ये टोटली डिपेंड करेगा, सिंपल सी कैलकुलेशन, इसमें कुछ भी ज़्यादा बताने वाला नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी एज में लोन ले रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। हॉलीडे या मोराटोरियम पीरियड, तो हॉलीडे पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें कस्टमर को एक तरह से EMI की छूट रहती है, बस इंटरेस्ट सर्व करना होता है, प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करना होता। तो मेन जो रीपेमेंट होती है वो हॉलीडे पीरियड के बाद ही स्टार्ट होती है। और हॉलीडे पीरियड यूजुअली आपको एजुकेशन लोन और होम लोन में दिया जाता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं उस केस में मैक्सिमम आपको 36 मंथ तक का मोराटोरियम पीरियड दिया जाता है। और यूजुअली परचेज के केस में आपको 2 से 3 महीने का मोराटोरियम दिया जाता है, क्योंकि परचेज में आपको पोजेशन मिल जाता है 1 या 2 दिन में या 3 दिन में, तो इसलिए आपको उसमें मोराटोरियम पीरियड बहुत कम होता है, 2 से 3 महीने का। बट अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन योर नेचर ऑफ योर कंस्ट्रक्शन आपको मैक्सिमम 36 मंथ तक का हॉलीडे पीरियड मिल जाता है। और रिपेयर या रेनोवेशन के केस में आपको मैक्सिमम 12 मंथ्स का मोराटोरियम दिया जाएगा। रीपेमेंट मेथड्स की बात करें तो EMI के थ्रू देना पड़ेगा, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट के थ्रू देना पड़ेगा। बट अगर आपकी इनकम जो है वो एग्रीकल्चरल सोर्सेज से है तो उस केस में आप क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हैं। डिपेंड करेगा, बैंक असेस करेगा कि अगर आपकी इनकम उस तरीके से है कि आपको फसल पे इनकम मिलती है तो उस तरीके से आपकी जो EMI है वो भी क्वार्टरली सेट कर सकते हैं। बट यूजुअली बिजनेसमैन है या सैलरीड है तो आपको जो EMI है वो मंथली देनी पड़ेगी, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से। लोन डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको अपना KYC देना होगा। KYC में आपका एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट, पाइप गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। ID प्रूफ में पैन कार्ड मैंडेटरी है। पैन कार्ड से आपकी सिबिल हिस्ट्री जनरेट की जाएगी, पता चलेगा बैंक को आपका रिपेमेंट हिस्ट्री कैसी थी। अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसी के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए जाएंगे, जैसा आपका सिबिल स्कोर रहेगा। अगर आपका सिबिल स्कोर 700 एंड अबव है तो आपको बेस्ट रेट्स ऑफर किए जाएंगे बैंक के द्वारा। और अगर आपका सिबिल स्कोर जैसे जैसे डाउन आएगा वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। उसके बाद में आपको देना होगा इनकम प्रूफ, जो कि डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन पे। तो अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी लेटेस्ट जो सैलरी स्लिप रहेंगी वही आपका इनकम प्रूफ रहेगा। और अगर आप नॉन सैलरीड है तो आपकी बिजनेस एक्टिविटी का आपको प्रूफ देना पड़ेगा और आपकी ITR की कॉपीज भी देनी पड़ेगी। और हाँ, सैलरीड को फॉर्म 16 लास्ट 2 इयर्स का वो भी देना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम जो है एग्रीकल्चरल सोर्सेज से है तो आपको लैंड होल्डिंग का प्रूफ देना हो पड़ेगा। क्रॉप कल्टीवेशन आप क्या कर रहे हैं या रिसेंट एक्टिविटी आप क्या कर रहे हैं उसका प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा आपको अपने ITRs की कॉपीज देनी पड़ेंगी। अप्रूव्ड प्लान की कॉपी, जो भी आप कंस्ट्रक्शन करना जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की परमिशन, उसकी कॉपी और उसका एस्टिमेट भी आपको देना पड़ेगा। फ्लैट ले रहे हैं तो उस केस में ट्राइपार्टेड एग्रीमेंट रहता है। तो जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह की आपकी डॉक्यूमेंटेशन रहेगी, तो वो बैंक आपको प्रॉपर गाइड कर देगा, उसमें आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो डिपेंड करेगा कि आपका नेचर क्या है कंस्ट्रक्शन का। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, तो प्रोसेसिंग चार्जेस जो है 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 15,000। तो ये डिपेंड करेगा आपका लोन अमाउंट कितना है, बट मिनिमम जो चार्जेस रखे गए वो 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट आपको देना पड़ेगा। और मैक्सिमम सीलिंग जो रखी गई है दैट इज 15,000। तो 15,000 से ज़्यादा आपको चार्ज नहीं किया जाएगा। उसके अलावा
वैल्यूएशन चार्जेस, लीगल चार्जेस, स्टैंप ड्यूटी, ये सारी चीज़ें कस्टमर को बियर करने पड़ेंगी, क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टी रहती है उसका वैल्यूएशन किया जाता है बैंक के द्वारा। बैंक का अप्रूव्ड वैल्यू और उसका वैल्यूएशन करता है और उसके चार्जेस कस्टमर को बियर करने पड़ते हैं। और आपकी प्रॉपर्टी के टाइटल वगैरह का चेक करने के लिए उस पर लीगल ओपिनियन लिया जाता है बैंक के पैनल लॉयर के द्वारा, उसके भी चार्जेस कस्टमर को बेयर करने पड़ते हैं। और स्टैंप ड्यूटी जो भी आपकी स्टेट में एप्लीकेबल है वो भी आपको भरनी पड़ेगी। हाँ, प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं ये वेरी करते हैं, बहुत बार इन पे वेवर होता है और हम अपने व्यूअर्स को इन्फॉर्म भी करते रहते हैं। तो अभी लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि सेंट्रल बैंक के इस टाइम पे वेवर चल रहा है, कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे। बट यूनियन बैंक का इस टाइम कोई वेवर नहीं है, तो इस टाइम आपको 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट चार्जेस भरने पड़ेंगे। लोन सिक्योरिटी, तो लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आप जो भी प्रॉपर्टी या घर ले रहे हैं उसको इक्विटेबल मॉर्टगेज किया जाएगा। आपके टाइटल डीड्स जो हैं वो बैंक के पास रहेंगे जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। जब आप सारा लोन रिपे कर देंगे तो आपके टाइटल डीड्स आपको एज इट इज लौटा दिए जाएंगे। प्रीपेमेंट पेनल्टी इस लोन स्कीम में नहीं ली जाती। जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूँ अपने वीडियोस में कि जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, जिनको आप गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स कहते हैं, उनमें मोस्टली आपसे किसी भी लोन के लिए प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं ली जाती। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में देखेंगे तो वहां पे आपसे लोन प्रीपेमेंट की पेनल्टी ली जाती है, क्योंकि अगर आप टाइम से पहले लोन क्लोज करते हैं या उसमें ज़्यादा पैसे डालते हैं तो आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। बट गवर्नमेंट बैंक्स में आसान नहीं है, आपको किसी तरह के चार्जेस नहीं देने पड़ते। हाँ, अगर आप फ्लोटिंग रेट पे ले रहे हैं तो आपको कोई भी प्रीपेमेंट पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने फिक्स रेट पे लोन लिया, क्योंकि दो तरह के रेट्स आपको ऑफर किए जाते हैं बैंक के द्वारा, यूनियन बैंक आपको फिक्स रेट भी ऑफर कर रहा है और फ्लोटिंग रेट भी ऑफर कर रहा है। और अगर आप फिक्स रेट पे लेंगे तो आपको प्रीपेमेंट पेनल्टी देनी पड़ेगी 2% ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ द प्रोसीडिंग 12 मंथ्स। तो जितना भी आने वाले 12 मंथ्स में आपका बैलेंस रहेगा उस पर आपको 2% तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है, वो भी अगर आप फिक्स रेट लेंगे तो। अगर आपने फ्लोटिंग रेट लोन लिया है तो उस पर आपको कोई भी प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। बट फिक्स रेट पे लोन कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि फिक्स रेट चार्जेस बहुत हाई हैं एज कम्पेयर टू फ्लोटिंग रेट्स। और फ्लोटिंग रेट्स जो हैं वो रेपो से लिंक्ड रहते हैं और बहुत ही नॉमिनल रेट्स हैं एट प्रेजेंट। तो आइए देख लेते हैं कि यूनियन बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इस टाइम पे। ये चार्ट आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, तो ये यूनियन बैंक के होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, जो कि अभी के रेट्स हैं। आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स हो बैंक की वेबसाइट कंफर्म कर ले या हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो 2 स्लैब बनाए गए हैं, अप टू 30 लाख और अबव 30 लाख। तो इनमें आगे सब स्लैब्स बनाए गए हैं सिबिल स्कोर के हिसाब से। अगर आपका सिबिल स्कोर 700 एंड अबव है तो वो हाईएस्ट स्लैब में आता है और उसमें सबसे लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज किए जा रहे हैं। और सबसे लो स्लैब है लेस देन 600 और उस स्लैब में आपको सबसे मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए जा रहे हैं। और मैं सारा टेबल आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, आप इस टेबल को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, उसी के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। बट मिनिमम की बात करें तो सबसे कम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सैलरीड फीमेल के लिए 6.80%, सैलरीड मेल के लिए 6.85%। और आगे बढ़ता बढ़ता वो डिपेंड करेगा आप कौन सी कैटेगरी में जा रहे हैं, तो 7 और मैक्सिमम जो है 7.35% तक चार्ज किया जा रहा है। बट डिपेंड करेगा आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपकी कैटेगरी कौन सी है, इसमें पूरा आपको डिटेल मैंने दिया हो इस चार्ट में। इस चार्ट को आप पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होम लोन थर्ड पार्टी गारंटी। तो दोस्तों अगर आप रेजिडेंट इंडियन है तो आपको कोई भी थर्ड पार्टी गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। बट अगर आप एनआरआई हैं, क्योंकि एनआरआई भी इस लोन स्कीम के एलिजिबल हैं, अगर आप एनआरआई हैं तो आपको एटलीस्ट 2 रेजिडेंट इंडियंस की गारंटी देनी पड़ेगी और वो भी आपका स्पाउस नहीं होना चाहिए। और जो भी गारंटर आपकी गारंटी देगा उसकी कम से कम इतनी वर्थ होनी चाहिए कि वो आपके लोन को रिपे कर सके। तो दोस्तों ये था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होम लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।